नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ईएसआईसी टेस्ट सीरीज की आंसर की, और आज अपन लोग सॉल्व करेंगे थर्ड पेपर की आंसर की। इससे पहले जो आपके दो पेपर्स हुए हैं उनके आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। आज अपन थर्ड पेपर के आंसर की सॉल्व करेंगे, और आज ही आपको फोर्थ पेपर के आंसर की भी मिल जाएगी, और फिफ्थ की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। तो जो लोग अभी तक हमारे टेस्ट को नहीं दे पा रहे हैं वो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आज आपको 5वें पेपर की लिंक जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो उस लिंक को ओपन करके आप टेस्ट दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो एग्जाम दे रहे हैं उनको तो पता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी अपकमिंग जो भी एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईएसआईसी में, हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद में अपना आंसर देना है। कुछ क्वेरीज है मैं सॉल्व कर देता हूँ। टेस्ट में कुछ क्वेरीज होती है स्टूडेंट्स को कि सर कितने नंबर का ये पेपर है, कितने परसेंटेज, कैसे क्या है ना, इस प्रकार से। देखिए, प्रत्येक जो भी क्वेश्चन है उसका 2 नंबर है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं तो आपके 20 नंबर होते हैं। 20 नंबर आपके क्या है, 100%। अब मान लीजिए आपके 10 नंबर आ रहे हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, आपके कितने परसेंट हो जाएंगे, 50%। मान लीजिए आपने 12 क्वेश्चन सही किए हैं, मतलब 6 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, मतलब 12 नंबर आपके आ रहे हैं, मतलब आपके परसेंटेज कितने हो जाए, 60%। तो इस प्रकार से परसेंटेज जब आपको रिजल्ट दिया जाता है तो उसमें एक साइड में आपको टोटल मार्क्स दिखाए जाते हैं, और दूसरी तरफ आपको रिजल्ट कितना परसेंटेज आपकी बन रहा है। तो ये चीज़ें आपको टेस्ट के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगी। बाकी और कोई क्यूरी हो वो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जो 10 क्वेश्चंस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आज अपन फिफ्थ जो टेस्ट की लिंक है वो प्रोवाइड करवा देंगे टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो टेलीग्राम पे जाओ, नर्सिंग चैलेंजर से सर्च करें और वहाँ पे ऐड जरूर हो जाए। 5वें टेस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड जरूर करें, अपने साथी लोगों को भी टेस्ट के लिंक शेयर जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मैन हैज़ बीन टेकिंग लेसिनोप्रिल फॉर CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का एक पेशेंट है जो लेसिनोप्रिल खा रहा है। लेसिनोप्रिल जो टेबलेट है वो उस पेशेंट को दी जा रही है, और पेशेंट डेली ले रहा है। अब देखिए आगे क्या पूछना चाह रहा है। द पेशेंट इज सीन इन द इमरजेंसी रूम फॉर परसिस्टेंट डायरिया। पेशेंट जो है वो इमरजेंसी रूम के अंदर एडमिट है, और इस पर्सन यानी कि इस पेशेंट को क्या हुआ है, परसिस्टेंट डायरिया हुआ है। द नर्स इज कंसर्न अबाउट विच साइड इफेक्ट ऑफ लेसिनोप्रिल। इस लेसिनोप्रिल जो ड्रग ले रहा है पेशेंट, इसकी वजह से क्या ऐसा साइड इफेक्ट आ सकता है जिसको नर्स जो है वो कंसर्न करेगी। कंसर्नेबल साइड इफेक्ट आपको पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो हार्ट फेल्योर है इसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट जो सवाल बनता है वो एक बनता है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर, एक बनता है आपका राइट साइडेड हार्ट फेल्योर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की कहानी थोड़ी सी अलग है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। बारी बारी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर जब भी पूछे जाए और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके पूछे जाए, या फिर राइट साइडेड हार्ट फेल्योर के बारे में पूछे जाए और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछे जाए, तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है। लेफ्ट साइडेड में जो भी सिम्टम्स होंगे वो कौन से होंगे, रेस्पायरेटरी वाले। रेस्पायरेटरी यानी मतलब जैसे क्रैकल साउंड आएगी, विजिंग साउंड आएगी, कफ आएगा, पेशेंट को थोड़ी सी दिक्कत होगी सांस लेने में, ग्रंटिंग साउंड आएगी बच्चों के अंदर, है ना, नेजल फ्लेयरिंग हो सकता है, ऑर्थोपनिया हो सकता है, ठीक है, साइनोसिस के पीरियड्स आ सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है। यानी कि ऑल ओवर जितने भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे, या फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जहाँ भी ऑप्शन में मिले वो आपके होंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर के। अभी बात आती है राइट साइडेड हार्ट फेल्योर की। इसमें आपके सिम्टम कौन से आएंगे नज़र आपको, विनस, और विनस वाले जो भी सिम्टम्स है वो आपको नज़र आएंगे राइट साइडेड हार्ट फेल्योर के अंदर। अब विनस से मतलब है जैसे डिस्टेंडेड जुगुलार वेन है, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड, मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा जिसकी वजह से असाइटिस हो सकता है, हिपेटोस्प्लेनोमेगेली हो सकता है, ठीक है, जुगुलार वेन डिस्टेंशन ये बताई दी है, ओलिग्यूरिया हो सकता है, ठीक है। और अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो मतलब स्वेलिंग भी आएगी, यानी एडिमा की कंडीशंस डेवलप होगी, और डिपेंडेंट एडिमा हो सकता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो सकता है, और फ्लूइड अगर कलेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर मतलब वेट भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये सिम्टम्स जो है ये आपको याद रखने ही रखने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है।
अभी चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन की कहानी आपको समझ में आ गई है। सीएचएफ का पेशेंट है और लेसिनोप्रिल खा रहा है और इसको परसिस्टेंट डायरिया भी हो रखा है। अब आपको यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट्स दे रखे हैं लेसिनोप्रिल के। इसमें से कौन सा मोस्ट कंसर्नेबल साइड इफेक्ट है? पहला ऑप्शन है वर्टिगो, नेक्स्ट हाइपोटेंशन, नेक्स्ट पाल्पिटेशंस, नेक्स्ट नैगिंग ड्राई कफ। यहाँ पे जो आपका मोस्ट कंसर्नेबल साइड इफेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन जो है ये आपका मोस्ट कंसर्नेबल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हाइपोटेंशन किसकी वजह से हो रहा है? आपका परसिस्टेंट डायरिया की वजह से। परसिस्टेंट डायरिया हो रखा है और यहाँ पे फ्लूइड लॉस बारी बारी से होने की वजह से क्या हो सकता है? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या है? कंसर्नेबल है, ठीक है। बाकी यहाँ वर्टिगो आ रहा है, कोई बात नहीं। पाल्पिटेशंस आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको तो ठीक किया जा सकता है। लेकिन हाइपोटेंशन को आईवी फ्लूइड देके ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। तो ये एक कंसर्नेबल कंडीशन है, यानी साइड इफेक्ट है। चलिए थोड़ा सा इसको रेशनल में और देख लेते हैं। The patient is particularly at risk for hypotension due to the possible dehydration from fluid loss. देखो पर्टिकुलरली जो रिस्क रहेगा हाइपोटेंशन का वो क्यों रहेगा? ड्यू टू डिहाइड्रेशन, फ्लूइड लॉस। डिहाइड्रेशन की वजह से जो है हाइपोटेंशन के रिस्क रहेंगे और ये मोस्ट कंसर्नेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है ये आपका लेसिनोप्रिल का ऐसा साइड इफेक्ट है जो कंसर्नेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नर्स इज टेकिंग द health history of a patient being treated for sickle cell disease. After being told the patient has severe generalized pain, the nurse expected to note which assessment finding? बहुत ही अच्छा सवाल है कि नर्स जो है एक ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री ले रही है जो कि पहले सिकल सेल डिजीज से ट्रीट हो चुका है। पहले नहीं, मतलब अभी ट्रीटमेंट ले रहा है या फिर ट्रीट किया गया है सिकल सेल डिजीज से। अब उसकी आपने हेल्थ हिस्ट्री ली, उसके बाद पेशेंट ने आपको कहा, यानी एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या कर रहे हैं? हेल्थ हिस्ट्री ले रहे हैं। तो पेशेंट तो आपको ही कहेगा। पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है जनरलाइज्ड पेन की, सीवियर जनरलाइज्ड पेन जो है उसको हो रहा है, तो ये कंप्लेन आप लोगों को वो कर रहा है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि नर्स को इस पेशेंट में क्या असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिल सकती है? क्या असेसमेंट फाइंडिंग एक्सपेक्ट करेगी यहाँ पे नर्स? पहला ऑप्शन है severe and persistent diarrhea, next intense pain in the toe, next yellow tinged sclera, next headache। देखिए सिकल सेल डिजीज हो रखी है और सीवियर जनरलाइज्ड पेन इस पेशेंट को हो रखा है, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए इसमें एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी कि येलो टिंग्ड स्क्लेरा जो है वो इस पेशेंट में देखने को मिल सकती है, यानी जॉइंडिस के साइन आपको जो है इस पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको रेशन में और देख लेते हैं। जॉइंडिस इज द कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग of sickle cell disease caused by bilirubin released from damaged और destroyed RBCs। सिकल सेल डिजीज में जॉन्डिस क्या है? कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग है। क्यों है? सिकल सेल डिजीज में क्या होगा? जो आरबीसीज डैमेज हो रही है, डेस्ट्रॉयड हो रही है, उनसे बिलिरुबिन रिलीज होता रहेगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा यानी कि जॉन्डिस पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकता है। तो सिकल सेल डिजीज में ये कॉमन फाइंडिंग है जॉइंडिस, ये याद रखना। और जॉइंडिस का एक क्लिनिकल फीचर यहाँ पे आपको दिया गया है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए क्लाइंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिपोर्ट्स ए कंस्टेंट बर्निंग tingling pain in the shoulders. The nurse anticipates that the physician will be order which medicine for this type of pain। ये एक पेशेंट है जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है और वो आपको रिपोर्ट कर रहा है कंस्टेंटली बर्निंग एंड टिंगलिंग पेन जो है शोल्डर्स में वो हो रहा है। तो यहाँ पे नर्स जो है वो एंटिसिपेट करेगी, फिजिशियन मेडिकेशन देगा तो नर्स एडमिनिस्टर करेगी। तो बताइए कौन सी मेडिसिन इस टाइप के पेन के लिए जो फिजिशियन है वो प्रेस्क्राइब करेगा? पहला ऑप्शन है एल्प्राजोलाम, नेक्स्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, नेक्स्ट गाबापेंटिन, नेक्स्ट हाइड्रोकोर्टिसोन या फिर एसिटामिनोफेन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन थर्ड, गाबापेंटिन। क्योंकि ये जो पेन हो रहा है वो नर्व पेन हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वीकनेस वगैरह हो रखी है, तो इसको इस प्रकार की फाइंडिंग उसके अंदर देखने को मिल रही है। तो नर्व पेन जब भी होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग यूज ली जाती है आपकी गाबापेंटिन। ओपियोइड्स नहीं देनी है और ओपियोइड्स से कोई नर्व पेन कम नहीं होगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो आप करना भी मत। अब बात आती है यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। तो ये क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक
कॉर्टिकोस्टेरॉइड किसमें हेल्प करती है? आपकी जो भी लोकलाइज्ड एरिया में इन्फ्लामेशन हुआ है उसको रिड्यूस करने में काम आती है आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट है अल्प्राजोलम। अल्प्राजोलम किनको देते हैं? जिनको नींद नहीं आती। यही बात है ना कि जिनको नींद नहीं आती उनको अल्प्राजोलम देते हैं। तो ये क्या करती है? ये एंजाइटी को रिड्यूस करने का काम करती है आपकी अल्प्राजोलम। चलिए यहाँ पे रैशनल में थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। एंटी कन्वर्जेंट्स लाइक गाबापेंटिन। गाबापेंटिन क्या एक एंटी कन्वर्जेंट्स लाइक है, आर ऑफन द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ नर्व पेन। यहाँ पे जो पेशेंट को पेन हो रहा है ये नर्व पेन हो रहा है और इसके फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे? एंटी कन्वर्जेंट लाइक गाबापेंटिन। तो गाबापेंटिन इसको देनी है। नेक्स्ट है अल्प्राजोलम। ये एंजाइटी को रिड्यूस करने में काम आती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस यूज लेते हैं लोकलाइज्ड एरिया में इन्फ्लामेशन हुआ है उसको कम करने के लिए। और ये इन्फ्लामेशन क्यों होता है लोकलाइज्ड एरिया में? ड्यू टू जॉइंट ब्रेकडाउन्स। तो इस कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस यूज लिए जाते हैं। एंड ऑपियोइड्स वुड नॉट बी द एप्रोप्रिएट मेडिकेशन टू ट्रीट नर्व पेन। नर्व पेन के लिए ये कोई एप्रोप्रिएट मेडिकेशन नहीं है आपकी ऑपियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द नर्स assesses a patient suspected of having an asthma attack. Which of the following is a common clinical manifestation of this condition? एक पेशेंट है जिसका आप असेसमेंट कर रहे हैं और पेशेंट आपके पास में अस्थमा अटैक का। तो बताइए आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर इस पेशेंट को जब असेस करेंगे तो कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इस पर्सन के अंदर, इस पेशेंट के अंदर आपको कॉमनली देखने को मिलेगा ही मिलेगा? पहला ऑप्शन है आपका ऑडिबल क्रेकल्स एंड ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट एन ऑडिबल विजेज एंड यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स। नेक्स्ट ऑडिबल क्रेकल्स एंड यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स। नेक्स्ट ऑडिबल विजेज एंड ऑर्थोपनिया। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस तो आपके एलिमिनेट हो रहे हैं, एक तो क्रेकल साउंड वाला ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकेंड। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस में आपके क्या आ रहे हैं? दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि सर अस्थमा में मैंने पढ़ा है कि विजिंग साउंड जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस में जो है विजिंग साउंड है, यानी कि ऑडिबल विजिंग, ऑडिबल विजिंग। अब यहाँ पे ऑर्थोनिया होगा या फिर एक्सेसरी मसल्स का यूज होगा? देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन थर्ड, और सॉरी ऑप्शन सेकंड, एन ऑडिबल विजेज एंड यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स। यानी कि अस्थमा अटैक किसी पर्सन को आ रहा है और उसको आप असेस कर रहे हैं, तो इस पेशेंट में जो कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी वो मिलेगी, एक तो आपको विजिंग साउंड ऑडिबल होगी, साथ ही साथ इस पेशेंट में जो असेसरी मसल्स है उसका यूज भी होगा। जब भी पेशेंट रेस्पिरेशन करेगा तो उसमें जो असेसरी मसल्स है वो भी हेल्प करेगी, यानी उनका भी यूज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विथ अस्थमा। ये आपके रेशनल में वही बातें हैं जो आपको बता दी गई है। सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A nurse assesses a patient suspected of having meningitis. Which of the following is a common clinical manifestation of this condition? देखिए पेशेंट आपके पास में मेनिंजाइटिस का और उसको आप क्या कर रहे हैं? असेस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब देखिए ITIS लगा हुआ, मतलब इन्फ्लामेशन हुआ है कहाँ पे? मेनिंजियल लेयर का। मेनिंजाइटिस में मेनिंजियल लेयर का इन्फ्लामेशन होता है और पेशेंट आपके पास में मेनिंजाइटिस का, तो क्या कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग होगी? पहला ऑप्शन है ए हाई WBC काउंट एंड डिक्रीज LOC। नेक्स्ट ए हाई WBC काउंट एंड मैनिक एक्टिविटी। नेक्स्ट ए लो WBC काउंट एंड मैनिक एक्टिविटी। नेक्स्ट ए लो WBC काउंट एंड डिक्रीज LOC। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा, लो वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा यानी कि WBC क्या होगी? WBC बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आपके सामने दो ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शंस में मैनिक एक्टिविटी नहीं आएगी मेनिंजाइटिस में। जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, WBC काउंट वो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो LOC है यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। आपने पढ़ा होगा जब मेनिंजाइटिस किसी पर्सन को होता है तो उसको रिस्क किसके रहते हैं? इंक्रीज ICP, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने के बहुत ज़्यादा रिस्क उसको होते हैं। और सीधी सी बात है, अगर ICP बढ़ेगा यानी कि LOC गिरेगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उस पेशेंट का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। चलिए इसको रेशनल से जानते हैं। और यहाँ पे वैसे बैक्टीरियल जो ऑर्गेनिज्म की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो WBC तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे मेनिंजाइटिस इज ऑफन
caused by an infectious organism increasing the WBC count। देखिए मेनिंजाइटिस जो हो रहा है वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, तो डब्ल्यूबीसी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वन फाइंडिंग फीचर्स ऑफ इज एन इंक्रीज्ड आईसीपी विच प्रेजेंट्स एज ए डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। साथ ही साथ यहाँ पे डब्ल्यूबीसी तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ अगर इस पेशेंट में आईसीपी बढ़ता है, आईसीपी बढ़ता है इस पेशेंट में, तो यहाँ पे डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ए पेशेंट बीइंग ट्रीटेड विथ न्यूरोलॉजी यूनिट फॉर मेनिंजाइटिस। न्यूरोलॉजी यूनिट में मेनिंजाइटिस का एक पेशेंट है जो जिसको ट्रीट किया जा रहा है। विच ऑफ दिस इज ए प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर द नर्स टू मेक। यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपके लिए प्रायोरिटी असेसमेंट क्या रहेगी। क्या क्या आपको ऐसा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिले जिसको आप एज ए प्रायोरिटी उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे, मैनिफेस्ट जो इंटरवेंशन है वो आप करेंगे। पहला ऑप्शन है असेस द पेशेंट फॉर नकल रेजिडिटी। नेक्स्ट है determine the patient past exposure to infectious organism. Next, check the patient's WBC lab values. Next, monitor the increased lethargy and drowsiness। तो अभी भी अपन ने बात की आईसीपी बढ़ेगा यानी एलओसी गिरेगी, और एलओसी गिरेगी तो क्या कार्डिनल साइन आपको देखने को मिलेंगे, यही आपको यहाँ पे इस ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन फोर्थ, मॉनिटर फॉर इंक्रीज लेथार्जी एंड ड्राउजीनेस। मतलब डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को इंडिकेट कर रहे हैं आपके लिथार्जी और ड्राउजीनेस। अगर ये बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर ये असेसमेंट अगर दिखता है तो तुरंत आपको प्रायोरिटी एक्शन लेना है। यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए रेशनल में इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं। लिथार्जी एंड ड्राउजीनेस इंडिकेट्स ए डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज ए कार्डिनल साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी यानी इंट्राक्रैनियल प्रेशर विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। देखो इंक्रीज आईसीपी होगा तो ये तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ही, और इसके कार्डिनल साइन की बात करते हैं इंक्रीज आईसीपी की तो वो आपका होगा डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को कौन बता रहा है, आपका लिथार्जी एंड ड्राउजीनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट्स इन ए पीडियाट्रिक यूनिट। A 6-year patient is admitted who has second and third degree burn on his arm. The nurse would assign the new patient to which of the following roommates? देखो आप एज नर्सिंग ऑफिसर पीडियाट्रिक यूनिट में काम कर रहे हो और 6 साल का बच्चा आपके पास में एडमिट है जिसको सेकंड थर्ड डिग्री बर्न हुआ है, और सिर्फ जो बर्न हुआ है सेकंड थर्ड डिग्री वो हुआ है सिर्फ आर्म का, सिर्फ एक आर्म की बात हो रही है यहाँ पे। नर्स अब यहाँ पे नए कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं तो इनमें से कौन से पेशेंट को नर्स सबसे पहले असाइन करेगी। तो देखिए पहला मतलब यहाँ पे किस पेशेंट को असाइन करेगी। पहला ऑप्शन है a 4-year old with sickle cell disease, next 12-year old with chickenpox, next 6-year old with undergoing chemotherapy, next 7-year old with high temperature। देखो यहाँ पे ऑप्शंस को देख के आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि 3 ऐसे कंडीशंस है जो कम्युनिकेबल है या फिर इन्फेक्शियस है। ठीक है, देखो ये आपकी कीमोथेरेपी अगर किसी पेशेंट को देते हैं तो ये क्या रहेगा, इसके इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा रहेंगे। चिकन पॉक्स आपकी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो यानी कि चिकन पॉक्स का आपके पास में पेशेंट आएगा तो वो बाकी पेशेंट्स को भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। हाई टेम्परेचर मतलब इन्फेक्शन यहाँ पर भी हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर भी इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है तभी तो टेम्परेचर हाई हुआ है। तो यहाँ पे जो पेशेंट को नर्स असाइन करेगी वो करेगी ऑप्शन फर्स्ट, यानी 4 साल का जो बच्चा सिकल सेल डिजीज से सफ़र कर रहा है उसको यहाँ पे नर्स क्या करेगी, असाइन करेगी, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे एडमिट कौन सा है, सेकेंड थर्ड डिग्री बर्न का। और आपको पता ही है कि बर्न पेशेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है इन्फेक्शन के लिए, यानी कि इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जो जहाँ से भी वो बर्न हुआ है वो एरिया ऑलरेडी एक्सपोज हो रखा है, बिल्कुल ओपन है, तो उसको इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा रिस्क रहेंगे। तो ऐसे पेशेंट को असाइन करना है इस पेशेंट के पास जिसको सिकल सेल डिजीज़ हो रखी है। ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है जो इस बच्चे को फैल जाए। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शंस है ये आपके गलत जवाब है। चलिए यहाँ पे रेशनल में थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में।
द नर्स शुड बी कंसर्न अबाउट द बर्न पेशेंट वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, बर्न जो पेशेंट होते हैं वो इन्फेक्शन के लिए वल्नरेबल होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इनको रिस्क होता है इन्फेक्शन का। सिकल सेल डिजीज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। सिकल सेल डिजीज आपकी कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं तीनों के तीनों गलत जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए पेशेंट विथ meningitis is being treated with vancomycin intravenously 3 times per day, यानी TDS। ठीक है। द पेशेंट नोट्स दैट द यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग द लास्ट 8 आवर वाज 200 ml। व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। देखिए एक पेशेंट है, वही मेनिंजाइटिस का, जिसके अपन ने पहले बात की है। देखिए पेशेंट है मेनिंजाइटिस का और उसको वैनकोमाइसिन IV 3 बार दिन में दी जा रही है। और जब आप असेसमेंट करते हैं कौन सा, यूरिन आउटपुट का, तो आपको लास्ट 8 घंटे में 200 ml यूरिन आउटपुट देखने को मिला है। तो बताइए यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी क्या प्रायोरिटी एक्शन रहेगी। एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे क्या आपका प्रायोरिटी एक्शन रहेगा बताइए। पहला ऑप्शन है चेक द पेशेंट लास्ट BUN। नेक्स्ट है आस्क द पेशेंट टू इंक्रीज देयर फ्लूइड इनटेक। नेक्स्ट है ask the physician to order a diuretic। next notify the physician to this finding। देखिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब रहेगा, यहाँ पे सही जवाब रहेगा ऑप्शन फोर्थ। फिजिशियन को आपको क्या करना है, नोटिफाई करना है। जब भी ऐसी फाइंडिंग देखने को मिल रही है आपको क्या करना है, फिजिशियन को नोटिफाई करना है। क्योंकि वैनकोमाइसिन क्या करती है, ये इसका साइड इफेक्ट होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। क्या हुई है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी हुई है, इसलिए ये ऐसी जो फाइंडिंग है इस पेशेंट में देखने को मिल रही है, तो तुरंत आप क्या कर दीजिए, फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दीजिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा रेशनल में और जान लेते हैं। वैनकोमाइसिन इज ए नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग एंड कैन कॉज impaired renal perfusion and which would cause decreased urine output. This is a serious adverse effect and should be reported to the physician। वैनकोमाइसिन आपकी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है जो रिनल परफ्यूजन को क्या कर देगी, इम्पेयर्ड कर देगी। और रिनल परफ्यूजन अगर इम्पेयर्ड होगा तो इसकी वजह से यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का जो नेफ्रोटॉक्सिक ये जो ड्रग है वैनकोमाइसिन, ये जो साइड इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है, एडवर्स इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है इस ड्रग की वजह से, ये क्या है, ये सीरियस एडवर्स इफेक्ट है, मतलब बहुत खतरनाक वाला एडवर्स इफेक्ट है। इसलिए आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर बिना कुछ किए डायरेक्टली आपको फिजिशियन को क्या कर देना है, रिपोर्ट कर देना है, फिजिशियन को तुरंत बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। ए पेशेंट इज बीइंग एडमिटेड टू द ICU विथ ए सीवियर केस ऑफ एनसेफेलाइटिस। which of these drug would be the nurse not be expected to be prescribed for this condition। देखिए पेशेंट आपके पास में ICU में एडमिट है और सीवियर केस है किसका, एनसेफेलाइटिस का। पेशेंट आपके पास में एनसेफेलाइटिस का ICU में एडमिट है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि जो सभी ड्रग्स यहाँ पे दी गई है वो इस पेशेंट को दे सकते हैं, प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन नर्स यहाँ पे क्या प्रेस्क्राइब नहीं करेगी। नर्स नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी प्रेस्क्राइब, क्या प्रेस्क्राइब नहीं करेगी इस पेशेंट को, ये आपको सिंपल सा पूछना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन एसाइक्लोविर बिल्कुल देंगे, एनसेफेलाइटिस हुआ है, वायरल इन्फेक्शन है, तो एंटीवायरल ड्रग है, ये तो देनी ही देनी है। नेक्स्ट मैनिटोल, मैनिटोल भी देनी है। मैनिटोल क्या करती है, इंक्रीज ICP को डिक्रीज करने का काम करती है। जब भी एक्सीडेंटल कोई केसेज आते हैं तो ऑलमोस्ट लोगों को, आपने अगर हॉस्पिटल में काम किया तो आपने देखा होगा उन पेशेंट्स को क्या दिया जाता है, मैनिटोल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि उनमें रिस्क होता है किस चीज़ का, ICP बढ़ने का। तो मैनिटोल क्यों देते हैं, ताकि वो ICP बढ़ने वाला है उसको रिड्यूस किया जा सके, यानी मेंटेन रखा जा सके। नेक्स्ट है रिंगर सिलेक्टेड, नेक्स्ट है फेनिटोइन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन थर्ड, रिंगर सिलेक्टेड। जो RL सॉल्यूशन है इस पेशेंट को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, ये एक प्रकार की RL क्या है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये इस पेशेंट को नहीं देना है क्योंकि ये क्या कर सकता है, ICP को बढ़ा सकता है। पेशेंट है एनसेफेलाइटिस का, तो ये क्या कर सकता है, ICP को बढ़ा सकता है। मैनिटोल दे सकते हैं, ये क्या करेगा, ICP को कम करेगा। लेकिन RL अगर आप दे रहे हैं तो फ्लूइड ओवरलोड होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा, ICP बढ़ सकता है, तो ये रिस्क रहेंगे। इसलिए ये काम आपको नहीं करना है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर ये प्रेस्क्राइब आप नहीं करेंगे इस कंडीशन में। चलिए रेशनल में थोड़ा सा और देख लेते हैं। RL यानी लिंगर लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन इज ऑफन यूज्ड in fluid replacement therapy which is not warranted if a patient is at risk for
हाई आईसीपी, एंसेफेलाइटिस का पेशेंट है तो सीधी सी बात है इन्फ्लामेशन तो हो रखा है और आईसीपी बढ़ने के भी इसको रिस्क है, तो आपको ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देनी है। और अगर आप देते हैं तो अगर वो सस्पेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि अभी तक उसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन वो सस्पेक्टेड है कि हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है, तो आपने क्या कर दिया, आरएल फ्लूइड दे दिया, कंटिन्यूस आप दे रहे हैं, मतलब इसको आईसीपी बढ़ने का रिस्क रहेगा। आईसीपी बढ़ेगा मतलब एलओसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एलओसी डिक्रीज होगी तो लिथार्जी, ड्राउजीनेस लाइक सिम्टम्स आपको उस पेशेंट में देखने को मिलेंगे, जो कि क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स है। ठीक है, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। देखिए एसाइक्लोविर आप दे सकते हैं, ये एंटीवायरल ड्रग है जो वायरल एंसेफेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज ली जाती है। मैनिटोल एक हाइपर ऑस्मोलर ड्रग है जो हेल्प करती है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रिड्यूस करने में बाय एक्टिंग एज ए डायूरेटिक। और ये जो मैनिटोल है वो किस प्रकार से एक्ट करती है, एज ए डायूरेटिक, डायूरेटिक का काम करती है इन पेशेंट्स के अंदर जिनको रिस्क होता है आईसीपी बढ़ने का उनमें। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग फ्लूइड इन द बॉडी, एंड बॉडी में फ्लूइड के लेवल को भी क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। फेनेटोइन क्या है, एक एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है एंड इज ऑफन यूज्ड टू प्रिवेंट सीजर्स। और ये पेशेंट है एंसेफेलाइटिस का, तो इसको सीजर्स आने के भी थोड़े से रिस्क होते हैं, तो इसको ये फेनेटोइन ड्रग भी दे सकते हैं। लेकिन कौन सा काम नहीं करना, आपको आरएल नहीं देना है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप ये दे देंगे तो आईसीपी बढ़ सकता है, विच कैन कॉम्प्लिकेट एंड वर्जन्स ए पेशेंट न्यूरोलॉजिकल स्टेट। ये कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और पेशेंट की कुछ न्यूरोलॉजिकल स्टेट को ये क्या कर सकती है, अल्टर्ड कर सकती है। तो ये जो तीनों ड्रग्स वगैरह हैं ये अपन यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में, आरएल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, और बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑलमोस्ट ने गलत जवाब दिया इसका। देखिए क्या पूछा गया, द नर्स इज ट्रीटिंग ए पेशेंट हु हैज पार्किंसंस डिजीज, विच ऑफ दीज प्रैक्टिसेस वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द केयर प्लान। देखिए पेशेंट आपके पास में है पार्किंसन डिजीज यानी पीडी का, और इस पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं, केयर दे रहे हैं, एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप केयर प्लान जब आप इस पेशेंट का बना रहे हैं तो बताइए कौन सा केयर प्लान आप नहीं बनाएंगे। नोट को लेकर यहाँ पे सवाल पूछा गया है, कौन सा केयर प्लान आप नहीं बनाएंगे। पहला ऑप्शन है डिक्रीज द कैलोरी कंटेंट ऑफ डेली मील्स टू अवॉइड वेट गेन। Next, allow the patient extra time to respond to question and do ADL. Next, use thickened liquid and soft diet. Next, encourage the patient to hold the spoon when eating. यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। ये आपको केयर प्लान इस पेशेंट के लिए नहीं बनाना है, यानी डिक्रीज द कैलोरी कंटेंट ऑफ डेली मील टू अवॉइड वेट गेन, ऐसा काम नहीं करना है। पेशेंट पार्किंसंस डिजीज़ का है, कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगी, कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगी तो पेशेंट को डिक्रीज नहीं करनी है, कैलोरीज कंटेंट क्या देनी है, ज़्यादा देनी है। ठीक है, ऐसा ना सोचे कि कैलोरी कंटेंट अपन कम देंगे तो पेशेंट में जो वेट गेन है वो अवॉइड होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है अपने को। जो पेशेंट के लिए ठीक है वहीं आपको काम करना है। तो यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, यानी कैलोरी कंटेंट तो इस पेशेंट को ज़्यादा देना ही देना है। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में और देख लेते हैं। कैलोरी कंटेंट शुड बी इंक्रीज्ड फॉर ए पेशेंट विद पार्किंसंस डिजीज बिकॉज ऑफ डिस्फेजिया, डिफिकल्टी swallowing, एज वेल एज कैलोरी बर्न ड्यू टू मसल रेजिडिटी। और पार्किंसन डिजीज का एक सिम्टम है मसल्स रेजिडिटी। मसल्स रेजिडिटी की वजह से क्या होती है, कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है, कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगी, बॉडी को डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी। अब ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो वो कैसे पूरी करेंगे आप, कैलोरी कंटेंट ज़्यादा देकर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैलोरी कंटेंट जो है वो इंक्रीज करने हैं, डिक्रीज नहीं करने हैं। बाकी एडीएल करवाना है डेली। ठीक है, सॉफ्ट डाइट लिक्विड जो है वो भी देना है, साथ साथ पेशेंट को जब ईटिंग कर रहा है तो पेशेंट को कहना है होल्ड द स्पून व्हेन ईटिंग, जब इस ईटिंग कर रहा है तो स्पून को होल्ड करके रखे। ये मतलब सारे आपके केयर प्लान के अंदर रहेंगे तीनों ऑप्शंस। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका चौथा जो आपका केयर प्लान रहेगा वो रहेगा इंक्रीज कैलोरिक कंटेंट। लेकिन यहाँ पे पूछा है नॉट बी केयर प्लान, कौन सा केयर प्लान आप नहीं करेंगे, तो वो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे अपने 10 क्वेश्चंस जो आपको समझ आ गए होंगे, उम्मीद तो यही है। और बाकी कहीं भी फिर भी कोई इश्यू हो, कोई कुछ समझ ना आए तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर जुड़े हुए हैं वो लोग मुझे डायरेक्टली पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट 4th टेस्ट सीरीज की आंसर की के
साथ में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। और 5th जो टेस्ट सीरीज़ आज आपने दी है, कल आपको 6th टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, वो भी लिंक आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेंड किया करो। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।